नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के नेचर के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि इसे पढ़ने से पहले इसकी जो प्रकृति है, किस चीज़ की यहाँ पर बात की गई है, उसको यहाँ पर एक ओवरऑल यहाँ पर समझ लेना चाहिए, जिससे कि क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, वो हम समझ सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, जिन लोगों ने यहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट ठीक से नहीं पढ़ा है, तो वो यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ उन्हें ये ज्ञात नहीं होगा। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो हमने पार्ट फर्स्ट में बताया था, वो ही है सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनटेस्टेड यहाँ पर संपत्ति होनी चाहिए। व्यक्ति जो मर गया है, जब वो जीवित था उसने उसकी विल, अपनी संपत्ति की विल नहीं की हो, वसीयत उसकी नहीं रची हो, तो ये होना चाहिए। उसने वसीयत नहीं की, वसीयत की है तो वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी कोई सा भी हिस्सा दे सकता है, चाहे तो वो अपने उत्तराधिकारियों को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। वो कहते मैं एक भी कुछ भी संपत्ति अपने बच्चों को नहीं दे रहा हूँ, इन्हें नहीं दे रहा हूँ, जो मेरे उत्तराधिकारी हैं उन्हें नहीं दे रहा हूँ, और मैं इसको दान कर रहा हूँ या ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ मैं अपनी प्रॉपर्टी को कर रहा हूँ, वो कर सकता है वसीयत के माध्यम से, यदि उसकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि निर्वसितीय संपत्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात है, यदि हिंदू है वो व्यक्ति और उन्होंने हिंदू लॉ के अंतर्गत शादी नहीं की है, उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर मैरिज की है, विशेष विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत शादी की है, तो उन पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अप्लाई नहीं होगा। उनके बच्चों को जो प्रॉपर्टी मिलेगी, उनके जो रिलेटिव्स को प्रॉपर्टी मिलेगी, यदि व्यक्ति निर्वसितीय मरा है और उसने जो शादी की थी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत की थी, तो वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के द्वारा गवर्न होगी, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत गवर्न नहीं होगी। और जो सरकारों के द्वारा और जो राजे रजवाड़े थे उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा उन पर संपत्ति थी, तो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि उनको ये पेंशन मिलती रहेगी। तो सरकारों के बीच में जो एग्रीमेंट हुए थे राजा रजवाड़ों से, तो उन संपत्तियों पर भी ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, ले ली थी। भारतीय संविधान लागू हुआ, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ, जमींदारी अबॉलिशमेंट एक्ट अप्लाई हुआ, तो इस तरीके से सरकार और राजा रजवाड़ों के बीच में एग्रीमेंट हुए, उनकी संपत्ति ले ली, तो वहाँ पर भी अप्लाई नहीं होती है। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है कि सरकार और जो राजा रजवाड़े थे जिनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उन पर अप्लाई नहीं होती है। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत मैरिज की गई है तो अप्लाई नहीं होगा ये हिंदू सक्सेशन एक्ट। और व्यक्ति ने यदि विल कर दी है, वसीयत कर दी है, तो ये अप्लाई नहीं होगा। वसीयत कर दी है तो क्या ज़रूरत है, जब वो उसने अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ दे दिया है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, यदि पुरुष यहाँ पर मरता है, निर्वसितीय मरता है, उसने अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं की है, तो पुरुष के लिए थोड़ा अलग नियम है। पुरुष के लिए यहाँ पर अलग रूल निर्धारित किए गए, उसकी संपत्ति किस तरीके से रिलेटिव में बटेगी। और एक महिला यहाँ पर मरती है निर्वसितीय, कोई महिला है वो मरती है, वो अपनी संपत्ति की वसीयत नहीं करती है, तो उसकी संपत्ति के बंटवारा किस तरीके से होगा, उसके उत्तराधिकारी कौन कौन होंगे, वो थोड़ा अलग तरीका है। तो दोनों ही यहाँ पर अलग अलग बताए गए हैं। जब पुरुष मरता है निर्वसितीय तो उसकी संपत्ति किस तरीके से गवर्न होगी और उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे, और यहाँ पर कोई महिला मरती है तो उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे, किन किन को प्रॉपर्टी उसकी मिलेगी उत्तराधिकार के क्रम में, वो कौन कौन उसके उत्तराधिकारी होंगे, वो अलग बताया गया है। तो सेक्शन देख लेते हैं इसके संबंध में, आपको कौन से सेक्शन पढ़ने हैं। तो सेक्शन 8 से 13 तक यहाँ पर मेल, कोई व्यक्ति है जो मेल है, पुरुष है, पुरुष यदि मर जाता है तो उसकी संपत्ति किस तरीके से गवर्न होगी वो बताया गया, 8 से 13 तक के सेक्शन में बताया गया है। और 14 से 16 के बीच में, 14 से 16 तक जो सेक्शंस हैं उसमें ये बताया गया है कि कोई महिला जब मरती है तो उसकी संपत्ति किस तरीके से, उसके सक्सेसर कौन होंगे, उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे, ये बताया गया। तो सेक्शन
8 से 13 के बीच में यदि कोई पुरुष मरता है तो उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे यदि वो निर्वसित मरता है, और यदि कोई महिला है वो यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है, उसने अपनी संपत्ति की वसीयत नहीं की है, तो उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे ये बताया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग है। तो जो सामान्यतः लोग हैं जो ढंग से इस पर चीज़ को नहीं पढ़ते, वो समझते हैं कि रूल्स दोनों के लिए एक ही होंगे, तो ऐसा नहीं है। पुरुष मरेगा तो संपत्ति जो उसमें नियम बताया गया उन लोगों को मिलेगी और उसके उन रिलेटिव्स को मिलेगी, और यहाँ पर कोई महिला मरती है तो उसके उत्तराधिकारी अलग होंगे और अलग रिलेटिव्स को मिलेगी। तो ये था इसका जनरल नेचर, और भी इसमें तमाम बातें की गई हैं। कोई अपराधी है तो वो किस तरीके से उसका राइट ख़त्म हो जाएगा, जो सक्सेशन का है वो राइट ख़त्म हो जाएगा, इस तरीके से बात की गई है। कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसका राइट किस तरीके से ख़त्म हो जाएगा, तो ये और भी चीज़ें बताएंगे। लेकिन जो मुख्य चीज़ मैंने जो दो बताई कि महिला के मरने पर और पुरुष के मरने पर इनके उत्तराधिकारी कौन कौन होंगे, दोनों के एक ही उत्तराधिकारी नहीं, अलग अलग की बात की गई है। सेक्शन 8 से 13 तक यहाँ पर पुरुष व्यक्ति के मरने की बात की गई है, और पुरुष व्यक्ति मर जाता है निर्वसित तो उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे। और 14 से 16 तक जो सेक्शन है उसमें ये बताया गया है कि महिला कोई मर जाती है निर्वसित तो उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जनरल नेचर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें जो अनुसूची दी है, लास्ट में जो अनुसूची दी है, तो अनुसूची में जो क्रम है उसको हम देख लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर अनुसूची दिख रही होगी, उस अनुसूची को थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं, लेकिन इसको डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। तो पहली अनुसूची में आपको दिख रहे होंगे पुत्र पुत्री विधवा माता पूर्व मृत्यु पुत्र पुत्री, ये सब चीज़ें ये हैं। तो ये इसमें बताया गया है कि इसमें यदि ये लोग हैं तो इनको वर्ग एक, पहली ये क्लास फर्स्ट है तो इन लोगों को पहले मिलेगा। यदि इन लोगों के हैं तो क्लास 2 की तो बात ही नहीं होगी, क्लास फर्स्ट में ही यदि ये लोग इनमें से कोई भी व्यक्ति होते हैं तो उन्हें संपत्ति निर्गत हो जाएगी, संपत्ति उन्हें मिल जाएगी, उनके रिलेटिव्स को संपत्ति मिल जाएगी। यहाँ जो बात की गई है जो हम सेक्शन बताए 13 से 16 के बीच में, और क्लास 2 की बात ही नहीं आई है। और क्लास 2 जब क्लास फर्स्ट के ईयर्स नहीं है तो क्लास सेकंड की बात आई है, और क्लास सेकंड में काफ़ी सब वर्ग दिए हैं, काफ़ी उप वर्ग दिए हुए हैं, 1 2 3 4 तो 6 7 8 9 वर्ग यहाँ पर दिए गए हैं। तो 9 वर्ग में पहले वर्ग में केवल पिता है, दूसरे में और वर्ग हैं। तो यदि केवल पिता है तो पहले को पिता को ही मिलेगा, वो आगे के वर्गों को एक्सक्लूजन करता जाएगा। यदि दूसरे में पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्र की पुत्री भाई बहन, तो ये हैं। तो सेकंड वर्ग है, पहला वर्ग नहीं है, सेकंड वर्ग है, तो वो तीसरे चौथे पांचवें आगे के वर्गों को एक्सक्लूजन करेगा। और तीसरा नहीं है तो फिर चौथे को हम देखेंगे, चौथा नहीं है तो पांचवें को हम देखेंगे, इस तरीके से। तो पहले हमें क्लास फर्स्ट देखना है। क्लास फर्स्ट में यदि कोई नहीं है, होता है सामान्यतः यही है, क्लास फर्स्ट में ही काफ़ी लोग मिल जाते हैं तो उन्हीं में ही प्रॉपर्टी डिस्पोज हो जाती है, सेकंड को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हाँ, ये कब देखनी है ये समझने की बात है, क्योंकि ज़्यादा ये मुख्यतः यहाँ पर पुरुष, यहाँ पर व्यक्ति जो मर जाता है उसका सीधे अनुसूची पर ही अप्लाई होता है, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा अलग है। महिला कोई मर जाती है तो वो आगे हम उसमें डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।